हेलो फ्रेंड्स, निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि काफ़ी समय से वीडियो जो है अपलोड नहीं हुआ और आपने देखा होगा कि हम लगातार जो है एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं और आज मैं आपके सामने आया हूं। देखिए, समय नहीं मिल पाने की वजह से और दूसरा लॉकडाउन की वजह से कहीं भी बाहर आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाया किसी के साथ भी। आप भी अगर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से समस्याएं बनी हुई और इस बार डबल म्यूटेंट के कारण जो है कोविड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इस बार जिन्होंने किसी तरीके से वैक्सीन अभी तक नहीं ले पाए हैं तो वैक्सीन का डोज ज़रूर ले लें, फर्स्ट डोज। देन उसके बाद 84 दिन में शायद सेकंड डोज भी लगना है, तो वो सभी आप लोग कर लें। देखिए, कई लोग को स्लॉट नहीं मिल पा रहा होगा कि वैक्सीन का सर स्लॉट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं है, तो वो बता दूं कैसे जो है आपको करना है। अगर आप पेटीएम चलाते हैं तो पेटीएम में लास्ट में जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, उसमें वैक्सीन अलर्ट लिखा होगा या वैक्सीन रजिस्टर्ड लिखा होगा, तो उसको आप सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से सर्च करके आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जैसे ही आपके एरिया में वैक्सीन का स्लॉट खुलेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको अलर्ट होगा और उस समय पे आप वैक्सीन का जो शेड्यूल है वो आप ले सकते हैं। ठीक है ना। एक मिनट दोस्तों। तो वैक्सीन का स्लॉट इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं कि ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे जो है वैक्सीन का पूरा अलर्ट आपको करना है। बहुत सारे लोगों के साथ में समस्या हो रही। और ध्यान रखिएगा, अगर कोई लोग जॉब के लिए बाहर भी जा रहे हैं तो उनके साथ समस्या ये है कि स्टेट जो है वो एंट्री नहीं दे रहा है बिना वैक्सीन के। तो ये भी आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन पूरी रखना है अपने पास। ठीक है, चलिए एक मिनट में माइक सेट कर लूँ अच्छे से। चलिए अभी ठीक है। हाँ, तो जैसा कि पिछले वीडियो में जो हमारा था जिसमें मैं प्रेजेंट होके जो है आपके सामने बताया था, जिसमें कांग्रेस आधुनिक भारत के इतिहास में हमने कांग्रेस के अधिवेशन देखे थे। उस अधिवेशन में मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछले आप प्लेलिस्ट में जाकर के इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में इतिहास का वीडियो आप कंटिन्यूस देख सकते हैं। इसके बाद जो कांग्रेस के अधिवेशन के बाद में जो नया सेशन चालू होता है, यानी हम देखें तो नए टॉपिक क्या चालू होते हैं, तो उस टॉपिक का नाम है दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन यानी कि भारत की आज़ादी के लिए जो प्रमुख आंदोलन किए गए थे, उस आंदोलन में से एक आंदोलन, एक चूंकि हम सीरीज से नहीं चलेंगे, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसी ही कंटिन्यूस सीरीज को लेकर के हम जो है एक आंदोलन पर चर्चा करेंगे और सिंपल चर्चा करेंगे, ज़्यादा बृहद में नहीं जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में उससे जो पूछे जाने वाले फैक्ट हैं वो ज़्यादातर एग्जाम में छोटे छोटे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उन पे। अगर हम पीएससी की भी बात करते हैं तो पीएससी में जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में लगभग उतने टफ क्वेश्चन नहीं रहते हैं, आधुनिक भारत के सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो टॉपिक आज मैं कवर करने जाऊंगा तो निश्चित रूप से आपको उसमें भी पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, लगभग इससे बनने वाले क्वेश्चन जो है हमारे सामने ये। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जो आज हम चर्चा करेंगे वो करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, बाग हत्याकांड बहुत ही फेमस है, आपने सुना है जलियांवाला बाग। ये कहाँ पे है? अमृतसर में है। अमृतसर में एक बाग है, बगीचा है, जहाँ पे ये हत्याकांड हुआ था, मैस्केयर हुआ था। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो इसकी डेट देख लें, ये कब हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके पीछे का बैकग्राउंड अगर हम देखें तो इस हत्याकांड में हुआ क्या था, तो दोस्तों इस हत्याकांड में बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जनरल डायर द्वारा यानी कि एनकाउंटर कर दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि लगभग इसमें मारे जाने वाले लोगों की संख्या 2000 से भी अधिक थी और इसमें लगभग 3000 से भी अधिक लोग घायल हुए थे, ऐसा माना जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था कि इसके लिए एक कमेटी बैठाई थी। उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी और इस कमेटी की जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड हंटर थे।
जिन्होंने रिपोर्ट क्या है झूठी बनाई। जैसा कि आप देखते हैं कि आज भी हमारे यहाँ पे अभी जैसे कोविड चल रहा है, कोविड में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। क्यों छुपाए जा रहे हैं, अब इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न हमें पता नहीं है, तो वो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी सेम यही हुआ था कि आंकड़े छुपाए गए थे, जिसमें ये कहा गया कि लगभग 300 से 400 लोग मारे गए हैं और लगभग 1000-1200 के समथिंग लोग घायल हुए थे। ऐसा उस समय पे हंटर कमेटी ने बताया था। लेकिन बाद में जब कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया, उस कमेटी का नाम था मदन मोहन मालवीय कमेटी, और उसके जो अध्यक्ष थे वो मदन मोहन मालवीय थे। इसी वजह से इस कमेटी का नाम भी यही था, और उसने एक्चुअल रिपोर्ट दी थी कि इतने लोग लगभग मारे गए हैं और इतने लोग क्या है कि इसमें घायल हुए थे। अब देखिए, हम पूरे बैकग्राउंड को और भी समझते हैं कि आखिर जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। उसका रीज़न था दोस्तों रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो बता दूं। 18 मार्च 1919 को ही इस रोलेट एक्ट को लागू किया गया था। दरअसल इस रोलेट एक्ट को और भी कई नाम से जाना जाता है, जैसे इसको कहते हैं काला कानून, ब्लैक एक्ट, काला कानून। जैसे एग्जाम में अगर आपके सामने क्वेश्चन बने कि काला कानून किसे माना जाता है, तो रोलेट एक्ट को माना जाता है। इसके अलावा इसे और क्या कहते हैं, नो वकील, नो अपील और नो दलील। नो वकील, नो अपील, नो दलील। ना तो आप वकील कर सकते हैं, ना कोई अपील कर सकते हैं, ना ही कोई दलील दे सकते हैं। इसी वजह से इस कानून को हम इन दो नामों से जानते हैं। तीसरा नाम तो रोलेट एक्ट। ये रोलेट एक्ट दरअसल सर रोलेट ने लागू किया था, और ये रोलेट कौन थे, तो न्यायाधीश थे। और इसी वजह से इन्होंने कुछ चलते मतलब कि जो गतिविधियां भारत के अंदर हो रही थी, इसी वजह से उन्होंने रोलेट एक्ट को लागू किया था। इसके और पीछे के बैकग्राउंड में जाएं तो आपको हम बताएं, कहानी के माध्यम से समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। अभी मैं यहाँ पे किनारे आपको समझाऊंगा। देखिए 1915 में 1915 में, हालांकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आ गए थे, मैंने बताया भी था, और उसे हम प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 के बाद ही जो है एक व्यक्ति जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, वो तुरंत ही कहाँ से छूट करके आते, जेल से। जैसे ही जेल से छूट करके आते हैं तो 1916 में उन्होंने स्वशासन की मांग रखी, और वह स्वशासन की मांग उन्होंने किसके माध्यम से की, एक आंदोलन के माध्यम से। उस आंदोलन को कहा जाता है होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग मूवमेंट, ठीक है। और जब होम रूल लीग आंदोलन, दरअसल ये जो आंदोलन था ये कहाँ का आंदोलन था दोस्तों, आयरलैंड का था, ठीक है। आयरलैंड का आंदोलन था। उस समय भारत में एक महिला और थी जिनका नाम था, देखा जाए, एनी बेसेंट। मैंने कांग्रेस के अधिवेशन में ये बात आपको पूरी तरह से बताई थी। एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट के देश का आंदोलन जब यहाँ पे भारत में बाल गंगाधर तिलक ने चलाया, तो एनी बेसेंट ने सोचा कि इस आंदोलन को मैं और अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। तो इसी वजह से उन्होंने कर्नाटक के बेलग्राम में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की। तो वहीं मद्रास अडयार में इन्होंने क्या किया, मद्रास में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन को चलाया, जिसमें पर्टिकुलर उन्होंने स्वशासन की मांग की, ठीक है। जैसे ही इन्होंने आंदोलन चलाया, एनी बेसेंट ने, इनका आंदोलन बड़ा तेजी से बढ़ा। तिलक की अपेक्षा ये आंदोलन एनी बेसेंट का सर्वाधिक बड़ा था, और यही कारण है कि 1916 में, 1916 में, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया सफल आंदोलन था। एनी बेसेंट इससे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, और मैंने कांग्रेस के अधिवेशन में आपको बताया है कि 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता भी जो किसने की थी, एनी बेसेंट ने ही की थी, ठीक है। अब जैसे ही ये आंदोलन बड़ा तेजी से हुआ, तो तेजी से ये आंदोलन जब बढ़ने लगा, तो बढ़ने के पश्चात कहा जाता है कि इस आंदोलन को सफल देखते हुए अंग्रेजों ने इनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया। उस समय भारत में जो है, जो गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड मॉन्टेग्यू, और जो सचिव थे वो चैम्सफोर्ड थे,
ठीक है ना। तो इन्होंने इसे क्या किया कि मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने मिलकर के ये तय किया कि भारतीय जो स्वशासन की मांग कर रहे हैं हम उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और जैसे ही उन्होंने पूरा करने की बात कही और 1 अगस्त कहा जाता है, 1 अगस्त नहीं 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा हुई जिसे अगस्त घोषणा या अगस्त अनाउंसमेंट के नाम से जाना जाता है। उसमें इस होम रूल लीग आंदोलन की जितनी भी मांगे थी उनको पूरा करने का वादा अंग्रेजों द्वारा किया गया, ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया। अब सीधी सी बात है कि कोई भी आंदोलन तब तक ही देखा जाए तो एक्टिव रहते हैं जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो। जैसे ही मांगे ये पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद आंदोलन समाप्त हो जाता है। होम रूल लीग आंदोलन भी समाप्त हो गया। 1917 में हुई घोषणा को लागू करने का जो वादा किया गया, ये कहा गया कि जैसे ही अगला कोई अधिनियम आएगा तो उस अधिनियम में हम निश्चित रूप से क्या करेंगे, इस एक्ट को लागू कर देंगे, यानी कि होम रूल लीग आंदोलन में किए गए वादों को पूरा करेंगे। फाइनली 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919 आया। उस 1919 के अधिनियम में ये बातें तो कही गई, लेकिन सबसे बड़ा जो हुआ वो हुआ रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट में हो रही भारत के अंदर आतंकवादी, क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियां जो थी उनको समाप्त करने के उद्देश्य से सर रॉलेट ने एक काला कानून लागू कर दिया जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। और वो डेट जो थी 18 मार्च 1919, और इसे नो वकील, नो अपील, नो दलील का कानून कहते हैं। मैं फिर से बता दूं कि नो वकील का मतलब कोई वकील नहीं कर सकते, नो अपील का मतलब कोई अपील नहीं कर सकते, और नो दलील मतलब कोई भी दलील आप नहीं दे सकते हैं। केवल संदेह के आधार पर व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है। इस एक्ट में ये बात थी। जैसे ही ये एक्ट लागू होता है तो संदेह के आधार पर 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और एक थे सैफुद्दीन किचलू। फिर से नाम सुन लीजिए, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को इसी रॉलेट एक्ट के चलते गिरफ्तार कर लिया गया। मैं दोनों नाम लिख देता हूं, एग्जाम में इनसे संबंधित नाम भी पूछे गए हैं, सत्यपाल मलिक एवं सैफुद्दीन किचलू। सत्यपाल मलिक नहीं थे दोस्तों, मलिक तो गवर्नर का ध्यान आ गया इस वजह से लिख दिया। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जब इनको संदेह के आधार पर रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया तो भारी जनसंख्या में लोगों ने इन्हें मतलब कि जेल से रिहा करने के उद्देश्य से एक बड़े ही स्तर पर क्या है मीटिंग बैठाई। अब ये था कि विरोध पर जो लोग उतरे तो समय आता है कब, तो 13 अप्रैल 1919। अब ये था उसी समय, देखिए मॉर्निंग के समय 13 अप्रैल 1919 में मॉर्निंग के समय पे ये हुआ था कि क्या कहते हैं, जो जनरल डायर था उसने संपूर्ण क्षेत्र पर धारा 144 जिसे आज हम कर्फ्यू कहते हैं उसे लागू कर दिया था। और जैसे ही उसे लागू किया कि अब कोई भी सभा, कोई भी मीटिंग भारतीय जनता द्वारा नहीं की जा सकती है। परंतु फिर भी भारतीय जनता किसी की मानती थी नहीं, और इसीलिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में लगभग 20,000 की जनसंख्या में लोग क्या होते हैं, आपके इकट्ठा होते हैं। और किस लिए इकट्ठा होते हैं, ये केवल इसलिए कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को संदेह के आधार पर जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत है, उनको रिहा किया जाए। और जैसा ही ऐसा कहा जाता है कि जब ये लोग इकट्ठा हुए तो एक यहाँ पे व्यक्ति का नाम आता है जिसे गद्दार माना जाता है। वो क्यों, और क्योंकि एक व्यक्ति जिसका नाम था हंसराज, और इसी हंसराज ने क्या किया, इसी हंसराज ने जो है तो जनरल डायर को जाके सूचित कर दिया कि सर बहुत सारे लोग, लगभग 20,000 की जनसंख्या में लोग जलियांवाला बाग, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा कर रहे हैं, एक मीटिंग कर रहे हैं। उसी समय जनरल डायर ने क्या किया, अपनी सेना, अपने सैनिकों को लेकर के जाता है और उसी अमृतसर के फ्रंट गेट पर उसने अपनी सेना को खड़ा कर दिया और बिना किसी चेतावनी के सीधे फायर का आदेश दिया। इस फायरिंग में कहा जाता है कि 2000 से अधिक लोग मारे गए और 3000 से अधिक लोग घायल हुए, और इतिहास में इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। समझ में आया जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था।
ठीक है। जैसे ही ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। इतिहास में ये भी कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा नरसंहार था। अब आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन कमेंट में, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, और उसमें किस प्रकार से, मतलब कि जिस प्रकार से इसमें गवर्नर जनरल डायर था, तो उस मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग हत्याकांड में गवर्नर जनरल कौन था, और यह घटना किस एरिया में, किस क्षेत्र में हुई थी, यह आपको कमेंट में बताना है। जितने भी लोग अगर एमपी अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है निश्चित रूप से मालूम होगा। दोस्तों, जैसे ही यह हत्याकांड हुआ, संपूर्ण भारत में, यहाँ तक कि विश्व तक में जो है इसका बहुत ऊंचे स्तर पर विरोध हुआ कि ऐसा करना एक बहुत बड़ा नरसंहार माना गया। फिर भी जनरल डायर यहाँ से छूट जाता, उस पर केस चलता है, लेकिन वहाँ पे इंग्लैंड में कहते हैं कि इसकी वाहवाही हुई थी। हालांकि बाद में इसी हत्याकांड में एक व्यक्ति थे ऊधम सिंह, जो कि काफ़ी छोटे थे, वो बच गए थे। बाद में ऊधम सिंह ने ही क्या किया था, बड़े होकर के इस जनरल डायर को मारा था और अपना फैमिली का और अपना क्या किया था, इन्होंने बदला लिया था। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हत्याकांड हुआ तो हत्याकांड की रिपोर्ट को दबाने के लिए यहाँ पे जनरल डायर और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मिलकर एक कमेटी बनाई जिसे हंटर कमेटी के नाम से जानते हैं। उसमें उन्होंने कुछ आंकड़े दिए कि लगभग 300 से 400 लोग के बीच में मारे गए हैं और लगभग 1000-1200 के समथिंग घायल हुए। लेकिन जब संदेह हुआ कि भाई इतनी घटना तो नहीं, इतने कम लोग तो नहीं हैं और ज़्यादा लोग मारे गए हैं, तो कांग्रेस ने क्या किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय कमेटी को बनाया। और मदन मोहन मालवीय कमेटी में लगभग कहा जाता है कि उसने सही रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2000 से अधिक लोग मारे गए और 3000 से अधिक लोग क्या है, घायल हुए थे। इस तरीके से बड़े स्तर पर जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध हुआ और इसके बाद यही कारण था कि गांधी जी भी इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत ज़्यादा दुखी थे और फाइनली उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की थी जिसे हम 1920 का असहयोग आंदोलन कहते हैं। दोस्तों देखिए, हर एक आंदोलन एक दूसरे से लिंक है। बंगाल विभाजन अभी मैंने नहीं बताया आपको, बंगाल विभाजन के बाद जो बम कांड हुआ था 1911 में, दिल्ली बम कांड, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। उसके बाद 1916 का होम रूल लीग जिससे जुड़ा हुआ जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग से जुड़ा हुआ असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ चौरा चौरी कांड। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझा। और भी आपके मन में जो भी कोई डाउट है जलियांवाला बाग को लेकर के, जो भी संबंधित क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट में जाकर के कमेंट करें। और लाइव चैट में भी जब MCQ चले, तो जब मैं इससे संबंधित MCQ लाऊंगा तो उसको भी आप बिल्कुल बताइएगा। MCQ में डेली से डेली आप किस को सॉल्व करें, उसमें मेरा चेहरा तो नहीं दिखता है, लेकिन मैं आपके सामने प्रेजेंट रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हमने केवल समझा जलियांवाला बाग हत्याकांड, थोड़ा सा जानकारी होम रूल लीग की जो है ली। तो इस वीडियो में आज के लिए केवल इतना ही। मिलेंगे निश्चित रूप से एक नए टॉपिक के साथ में आधुनिक भारत के आपके साथ। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।